हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम अबैकस पीएमएस के फाउंडर वेटरन इन्वेस्टर सुनील सिंघानिया की पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। अगले 2-3 साल वो किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस बारे में डिटेल में जानेंगे। See, I think this concept of value and growth is more often than not, I would say misunderstood. सुनील सिंघानिया जी से जब पूछा गया कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो उनका जवाब था, देखिए, ये ग्रोथ और वैल्यू का कंसेप्ट काफ़ी मिसअंडरस्टूड है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ वो है जिसमें कंपनीज और सेक्टर्स की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कंपनीज और सेक्टर्स जो 20 से 30% से ग्रो हो रही है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ग्रोथ स्टॉक्स को ये नाम बस उनके हाई ग्रोइंग सेक्टर या इंडस्ट्री को देख के दिया जाता है। तो एफएमसीजी कंपनीज, आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज, इन कंपनीज को ग्रोथ स्टॉक कहा जाता है। अगर ये कंपनीज इकोनॉमी के साथ साथ ग्रो कर रही है तब भी, या फिर कम ग्रो कर रही है तब भी इनको ग्रोथ स्टॉक्स ही कहते हैं। और कंपनीज जो इन सेक्टर में नहीं है और फिर भी उनकी ग्रोथ ज़्यादा है इकोनॉमिक ग्रोथ से, तो उनको वैल्यू कंसिडर किया जाता है। तो ये ग्रोथ और वैल्यू का कंसेप्ट ही सही से अंडरस्टूड नहीं है। एटलीस्ट ग्रोथ स्टॉक्स वो होने चाहिए जिनकी ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए और इसलिए वो इन सेक्टर्स को ग्रोथ सेक्टर्स बोलते हैं। बट जहाँ तक ग्रोथ सेक्टर्स की बात है, तो वो होते हैं जिनकी ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा होती है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से अगले कुछ महीने में कौन से थीम्स हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग दे सकती है। उनका जवाब था, जो छोटी कंपनियां हैं जिनकी स्टॉक्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, उनमें आप पैसा लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सही कंपनी में पैसा लगाए तो, क्योंकि उनमें ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, उनको ज़्यादा लोग फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे आप उस कंपनी को उसकी फेयर वैल्यू से कम प्राइस में बाय करेंगे। और यही इन्वेस्टिंग होता है, जहाँ पे आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कंपनीज फ्यूचर में इतना कैश फ्लो जनरेट करे जो आज के स्टॉक प्राइस को इजीली जस्टिफाई कर पाए। अब वो उन थीम्स और सेक्टर्स की तरफ देख रहे हैं जिनको इकोनॉमिक रिकवरी का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और जो कंपनी साथ के साथ केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है। एक बार केपेक्स कंप्लीट हो जाए तो ये कंपनीज प्रेजेंट से काफ़ी हायर सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करेगी। वर्क फ्रॉम होम के बाद से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली थीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा मेक इन इंडिया, पीएलआई, चाइना+1, एंटी चाइना थीम, जिसमें आती है टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स। लकीली इंडिया में कंपनीज एंटरप्रेन्योर की वजह से ग्रो हो रही है और इसलिए जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें से हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है। राइट नाउ बहुत सारे सेक्टर्स है जिनमें अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुनील सिंघानिया जी से अगला सवाल पूछा गया कि आप सेक्टर्स बता सकते हैं जो केपेक्स कर रहे हैं और जो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो उनका जवाब था, केमिकल एक सेक्टर है जहां लास्ट 3-4 साल में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट को टाइम के साथ समझ आ गया है कि बैलेंस शीट पे ज़्यादा लेवरेज होना सही नहीं है। इसलिए डेट और इक्विटी का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कंपनी के किसी केपेक्स प्लान से पहले। और क्योंकि ये कंपनी ने 3-4 साल में बहुत प्रॉफिट बनाया, इसलिए वो बिना लेवरेज लिए एक्सपेंशन कर पा रही है। इसी वजह से केमिकल सेक्टर बाकी सारे सेक्टर्स के कंपैरिजन में स्टैंड आउट करता है। बहुत सारी कंपनीज केपेक्स कर रही है और आप केमिकल कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको इसका अच्छा आइडिया लग जाएगा। और अब पीएलआई स्कीम यानी प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव स्कीम की वजह से इन कंपनीज के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी टेलविंड है। दूसरा सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक साइड है जो केपेक्स कर रहा है, जो अगले 2-3 साल में प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा। कुछ इंजीनियरिंग कंपनी भी है जिन्होंने केपेक्स किया है और ऐसे बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनीज जिन्होंने पिछले 10 साल में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखाई है। कुछ डिसेंट कंपनीज है जिनकी बैलेंस शीट में हार्डली कोई डेट है और जैसे केपेक्स साइकिल इम्प्रूव होगी, सुनील सिंघानिया जी को लगता है कि ये कंपनीज है जो बहुत अच्छा करेंगी। इसके अलावा सीमेंट कंपनीज है। अगर आप नॉर्थ बेस्ड, ईस्ट बेस्ड, सेंट्रल बेस्ड सीमेंट कंपनीज देखें तो वो सब 85 to 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ चल रही है, एक्सेप्ट साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज, जहां अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव करने का स्कोप है। और इसलिए आप बड़ी, छोटी, मीडियम सारी कंपनीज को देख रहे हैं केपेक्स करते हुए। तो अगर आप 3 से 4 साल की सोच रहे हैं तो आप उन कंपनीज को देखें जो केपेक्स कर रही है। तो जब उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तब आप प्रॉफिट में एक जंप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि केपेक्स के अलावा और कौन सी स्ट्रैटेजी से मिड कैप्स बाय किए जा सकते हैं। तो मिड कैप्स में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे सेक्टर्स है, पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमेशा मिड, स्मॉल, लार्ज कैप में ग्रोथ और वैल्यू को लेकर डिबेट चलती रहती है।
सुनील सिंघानिया जी कहते हैं हमारा पर्सपेक्टिव ये रहा है कि कंपनी जो कैपिटल एलोकेशन जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी डिसिप्लिन से करती है वो हमेशा काम करता है। और दूसरी बात यह है कि चाहे आप ग्रोथ स्टॉक ले या वैल्यू स्टॉक, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो प्रॉफिट इंक्रीज करेगी। और इसलिए कोई भी सेक्टर हो जिसमें आप इन्वेस्ट करें, एटलीस्ट उस कंपनी में ये पोटेंशियल होना चाहिए कि वो आपको 14 से 15% हर साल प्रॉफिट बना के दे। जब वो कंपनीज को देखते हैं तो आमतौर पे उन सेक्टर्स का सामना होता है जहां आपको ज़रूरी नहीं हमेशा प्रॉफिट मिले, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। पर जब आप 5 से 10 साल की साइकिल देखें तो आप उन कंपनीज में 15 से 17% CAGR ग्रोथ देख सकते हैं। रीसेंट सेक्टर का एग्जाम्पल है फिल्म्स कंपनी, पॉलिएस्टर फिल्म्स कंपनी, जो बहुत अच्छा चला। अगर आप उनका प्रॉफिट देखें तो वो बहुत इरेगुलर रहा है। पिछले 8 से 10 साल में बहुत कम कंपनीज है जो सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रो हुई है और टाइम के साथ साथ अच्छे CAGR रिटर्न्स भी दिए हैं। तो आप कोई भी सेक्टर देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी और ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। ऑल्सो बहुत बार आप उन सेक्टर्स और कंपनीज को खरीद लेते हैं जो अच्छी नहीं चल रही है। ये जो कंपनीज है वो सिक्लिकल होती है, लाइक मेटल्स फॉर एग्जाम्पल। तो आप जब कंपनी के बॉटम पे बाय करते हो तो आप पता लगा सकते हो उसकी हिस्ट्री देख के कि वो कंपनी बाउंस बैक करेगी। अगला सवाल है कि कंपनीज न्यू स्पेसेस में डाइवर्सिफाई कर रही है, तो आप इस डाइवर्सिफिकेशन थीम में अपॉर्चुनिटी कहाँ देखते हैं? सुनील सिंघानिया जी कहते हैं कि वो कंपनीज को ऑप्शन वैल्यू कंपनीज बोलते हैं, जिसमें आपका एक बेस बिजनेस है जो कि अच्छा कर रहा है। इस कंपनी के मेन बिजनेस ने मार्केट में सही वैल्यूएशन दिया है, इसलिए ये कंपनी ना ज़्यादा चीप है ना एक्सपेंसिव। लेकिन जिस सेक्टर में इस कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया होगा वो वर्टिकल ग्रोथ दिखाती है, तो ये कंपनी की अच्छी री रेटिंग हो सकती है और यहाँ से भी इनमें अच्छा रिटर्न बन सकता है। ये डिसेंट कंपनीज होती है। एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल में बढ़ना चाह रही है। अगर वो चल जाता है तो कंपनी की बहुत वैल्यू बन जाती है। और ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपने मेन बिजनेस से हटकर अलग अलग सेक्टर्स में ट्राई कर रही है बढ़ने का। लेकिन आपको इन कंपनीज के कैपिटल एलोकेशन से सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको वो कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं होना जो कमिट ज़्यादा करे और कुछ नहीं कर पाए। इससे उनके कोर बिजनेस पे असर पड़ सकता है। बट ये कंपनीज की सोच बहुत आगे है और ऑप्शन वैल्यू कंपनीज कभी कभी बहुत वैल्यू क्रिएट कर लेती है। अगला सवाल है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टॉक क्या है और कौन से स्टॉक्स आते हैं इसमें। कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है एट 6 to 7% बट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही, तो क्या वो ग्रोथ स्टॉक है? सुनील सिंघानिया जी कहते हैं कि वो उसको ग्रोथ स्टॉक नहीं बोलेंगे, बट मार्केट का अलग ही पर्सपेक्टिव है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लार्जेस्ट पेन कंपनी है, उसका 10 ईयर क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 25,000 करोड़ है। और एक स्टील कंपनी है जो एक ही साल में 25,000 करोड़ प्रॉफिट बना देगी। उस कंपनी का क्यूमुलेटिव 10 ईयर प्रॉफिट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत वॉलेटिलिटी के साथ। तो एक इन्वेस्टर के हिसाब से हर कंपनी का वैल्यूएशन अलग अलग होता है। सुनील सिंघानिया जी के पर्सपेक्टिव से वो उन कंपनीज को देखेंगे जहां फ्यूचर कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड हो। ये ट्रेडिशनल तरीका हो सकता है, बट ये हमेशा काम करता है। अगला सवाल ये है कि केपेक्स और डाइवर्सिफिकेशन थीम के अलावा और कौन सी थीम्स है। कुछ सेक्टर्स को एक्चुअली आप ग्रोथ सेक्टर्स बोल सकते हैं, जहां आपको पता नहीं कि वो कब काम करेगा, बट वो एक्सप्लोड कभी भी हो सकता है। एग्जाम्पल डिजिटल कंपनीज जो एक्सप्लोड हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिन्यूएबल और सस्टेनेबल काइंड ऑफ कंपनीज बहुत आगे जाएगी, तो जो फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ थीम्स है वो कभी कभी बहुत बड़ा कर जाती है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिड कैप रेंज में है जहां ज़्यादा एनालिस्ट इसको कवर नहीं करते, और जहां आप ज़्यादा स्टडी करोगे तो हो सकता है आप एक विनर स्टॉक पिक कर लो। अगला सवाल है कि रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक थीम में कौन से स्टॉक होंगे। सुनील सिंघानिया जी कहते हैं कि बहुत सारी कंपनीज इस थीम में प्राइवेट डोमेन में आती है, पर लिस्टिंग्स में देखें तो कभी कभी आपको इनडायरेक्ट प्लेस मिलेंगे। नेक्स्ट 2 से 3 साल में रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही कंपनीज लिस्टिंग में आ जाएगी। कुछ नाम ज़रूर है जो रिन्यूएबल और सस्टेनेबल फ्रंट में है, जैसे नेस्ले और कोक, वो 100% रिसाइकल बॉटल्स की बात करते हैं। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है US में जो बोलती है कि हम कपड़े रिसाइकल्ड यार्न से ही बनाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आएगी फ्यूचर में।